बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों का ऑक्सीजन लेवल सामान्य है। 77 साल के अमिताभ बच्चन ने खुद कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। अस्पताल अथॉरिटीज को सूचित कर रहा है। परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं। जांच के नतीजों का इंतजार है। पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे करीब रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि अपना टेस्ट करवा लें। अभिषेक बच्चन ने भी अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट करके साझा की है। अभिषेक ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे और मेरे पिता को आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हम दोनों में बहुत ही हल्के लक्षण पाए गए थे और हमें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। हमने सभी जरूरी अथॉरिटीज को इसकी जानकारी दे दी है और हमारे परिवार और बाकी स्टाफ का टेस्ट किया जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि धैर्य बनाए रखें और पैनिक नहीं हों। नानावती अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि अमिताभ बच्चन का ऑक्सीजन लेवल 95 पाया गया है। उनका एंटीजन रैपिड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। अब उनका एंटीबॉडी टेस्ट हुआ है, जिसकी रिपोर्ट आज आ सकती है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अमिताभ और अभिषेक की सेहत फिलहाल ठीक है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज तक के साथ बातचीत में बताया कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव तो हैं, लेकिन उनमें एसिम्प्टोमेटिक लक्षण हैं। उन्होंने बताया कि अमिताभ और अभिषेक को हल्का बुखार था, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 7 दिन के भीतर दोनों के ठीक होकर वापस लौटने की उम्मीद की जा सकती है। राजेश टोपे ने कहा है कि रोजाना अस्पताल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा, क्योंकि उनके करोड़ों फैंस इस बारे में चिंता करेंगे। जैसे ही बिग बी के कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर आई, पूरे देश में उनके जल्दी स्वस्थ होने की दुआएं मांगी जाने लगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से बातचीत करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा कि मैं आपके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। कृपया अपना ध्यान रखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर अमिताभ बच्चन के लिए दुआ मांगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर पर बेहद दुखी हूँ। उन्हें शक्ति मिले और जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए प्रार्थना करती हूँ। फिल्मी दुनिया के तमाम सितारों ने ट्वीट कर बिग बी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। फिल्म अभिनेता परेश रावल ने लिखा कि जल्द स्वस्थ हो जाइए सर, ईश्वर आप पर कृपा करें। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने लिखा कि आपके जल्द सेहतमंद होने के लिए दुआएं और शुभकामनाएं भेज रही हूँ। फिल्म अभिनेता बोमन ईरानी ने भी बिग बी के जल्द सेहतमंद होने के लिए ट्वीट कर दुआएं भेजी। उन्होंने लिखा कि आप एक योद्धा हैं सर, जल्द स्वस्थ हो जाइए। बिग बी क्रिकेट के बड़े फैन और फॉलोअर भी हैं। वो अक्सर क्रिकेट पर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट कर बिग बी के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआएं मांगी। उन्होंने लिखा कि अमित जी अपना ध्यान रखिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। देश में कोरोना का मीटर रिकॉर्ड स्पीड से भाग रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,114 नए मामले बढ़े हैं। इस दौरान 519 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में कोरोना के कुल मामले अब तक 8,20,900 के पार हो चुके हैं, जबकि 22,123 मरीज बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। हालांकि गनीमत की बात यह है कि 51,500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना से रिकवरी दर 60% के करीब है। दिल्ली में कोरोना का प्रहार जारी है। बीते 24 घंटे में 1,781 नए मामले बढ़े हैं। अब तक कुल मरीजों का आंकड़ा 1,10,921 तक जा पहुंचा है, जबकि 3,334 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। दिल्ली में इस वक्त कुल एक्टिव केस 20,000 से नीचे रह गए हैं और मरीजों का रिकवरी रेट भी 79% है। दिल्ली में इस समय 639 कंटेनमेंट जोन है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 8,139 नए केस बढ़े हैं, जबकि इस दौरान 223 मौत हुई है। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,46,600 के पार जा पहुंचा है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि राज्य में मौतों का आंकड़ा भी 10,000 के पार हो चुका है। अगर बात मुंबई शहर की करें तो यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 91,745 तक जा पहुंचा है, जबकि अब तक 5,244 मौतें हो चुकी हैं। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बेंगलुरु में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यहां 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है।
जो 14 जुलाई को रात 8 बजे शुरू होगा और 22 जुलाई को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए योगी सरकार ने सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि इस दौरान इंडस्ट्री खुली रहेंगी। बस कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाकर काम करना होगा। इस बीच यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 33,700 को पार कर चुका है, जबकि 889 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुजरात कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हार्दिक पटेल को गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अमित चावड़ा गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद आज तक से खास बातचीत में हार्दिक पटेल ने कहा कि उनका टारगेट 2022 में गुजरात में 120 सीटों के साथ सरकार बनाना है। अब गुजरात की 6 करोड़ जनता सरकार के सामने लड़ने के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में यानी कि 2022 में हम गुजरात में 120 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। ये आज तक के सामने गुजरात और देश के सामने मेरा वादा है। कांग्रेस में एक बार फिर से पार्टी की कमान राहुल गांधी को देने की मांग की गई है। सोनिया गांधी के साथ बैठक के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी से पार्टी की कमान संभालने का आग्रह किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि राजनीति में मतभेद का होना गलत बात नहीं है। अशोक गहलोत ने माना कि पार्टी में कुछ लोग सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी को सीएम बनने की चाहत होती है। राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया है। इन पर कांग्रेस के विधायकों को लालच देने का आरोप है। वहीं हॉर्स ट्रेडिंग में 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने फोन कॉल की टेप का हवाला दिया है। एसओजी अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का भी बयान दर्ज करेगी। इसके लिए एसओजी ने गहलोत और पायलट से समय भी मांगा है। हालांकि निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया ने किसी भी तरह की फोन पर बातचीत से इनकार किया है। वहीं बीजेपी ने मामले को कांग्रेस की अंदरूनी कलह बताया है। आज मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है, जिसका ऐलान कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। शिवराज ने दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं से इस संबंध में निर्देश भी मांगे हैं। कुल 28 नए मंत्रियों को 2 जुलाई को शपथ दिलाई गई थी। हालांकि 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के बाद अब उसकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी चल रही है। ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे के घर परिवार, रिश्तेदार और करीबियों की लिस्ट मांगी है। इतना ही नहीं, ईडी जांच कर रही है कि विकास दुबे की संपत्ति कहां-कहां और कितनी है। खबरों के मुताबिक विकास दुबे की संपत्ति कानपुर, लखनऊ के अलावा दुबई और थाईलैंड में भी है। विकास दुबे की काली कमाई के बारे में पता करने में जुटी ईडी को मालूम चला है कि विकास दुबे ने नोटबंदी के दौरान संपत्ति खरीदने में 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और तो और उसने अपने फाइनेंसर जय वाजपेयी के जरिए 6 करोड़ रुपए 2% सूद पर चलाया था। मालूम चला है कि विकास दुबे ने कई तरह की चल अचल संपत्ति भी खरीद रखी थी। विकास दुबे के संबंध किन अधिकारियों, व्यवसायियों और पुलिस वालों से थे, इस बात की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी ये जांच करेगी कि विकास दुबे ने कब कौन सा अपराध किया और उस अपराध में किसने उसकी मदद की। एसआईटी की जांच के बाद बहुतेरे सफेद पोशों के नाम सामने आ सकते हैं। विकास दुबे के साथियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया था, जिसमें अब तक विकास दुबे समेत 6 लोगों को एनकाउंटर में मार दिया गया है। 3 लोग गिरफ्तार हैं। बाकी के आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सबूत पेश करके चार्जशीट दाखिल की जाए, ताकि पकड़े गए आरोपियों को अदालत सजा दे सके। विकास दुबे के गांव बिकरू में सुरक्षा कर्मियों ने जमावड़ा लगाया हुआ है। पुलिस गांव में मुनादी करके गांव वालों के भीतर से विकास दुबे का डर खत्म कराने की कोशिश में जुटी है। गांव वालों से अपील भी कर रही है कि 2 जुलाई को पुलिस कर्मियों के जो हथियार लूटे गए थे, अगर वो हथियार किसी के पास हो तो वो पुलिस के हवाले कर दे।
महाकाल मंदिर के 10 कैमरों की तस्वीरें सामने आई हैं। इन 10 कैमरों में विकास दुबे दिख रहा है। कैमरों के सामने विकास दुबे ऐसे घूम रहा है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। विकास दुबे निश्चिंत होकर महाकाल के दर्शन करता हुआ दिख रहा है। 10वें कैमरे में दिख रहा विकास दुबे बाहर निकलने के बाद ही चिल्लाने लगा था कि वो विकास दुबे है, कानपुर वाला। विकास दुबे के गैंग पर तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, मगर अब यूपी में मोस्ट वांटेड अपराधियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। यूपी में 33 अपराधियों की एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रिजेश सिंह और बबलू श्रीवास्तव जैसे कुख्यात गैंगस्टर के नाम दर्ज हैं। कानपुर में एक समारोह में विकास दुबे और उसका नाती अंकुर मस्ती में डांस करते जम्मू कश्मीर के नौगांव जिले में हंदवाड़ा में सेना ने एलओसी के पास 2 आतंकवादियों को मार गिराया। दोनों आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 मैगजीन और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इनके पास से दवाएं, खाने का सामान और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। हंदवाड़ा में सेना से मुठभेड़ शनिवार को तड़के हुई। इसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। शनिवार को भारतीय सेना के एक अधिकारी ने दावा किया कि पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड में करीब 250 से 300 आतंकवादी मौजूद हैं, जिनमें कुछ विदेशी भी हैं। बर्फबारी का सीजन शुरू होने में अभी 4 महीने बाकी हैं। पाकिस्तान उससे पहले ही इन्हें कश्मीर घाटी में भेजना चाहता है। इसी वजह से बीते कुछ दिनों से लगातार सीजफायर उल्लंघन कर रहा है। एलएसी में चीन का दिमाग धीरे धीरे ठिकाने पर आ रहा है। पैंगोंग त्सो में सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि चीन की सेना यहां पर भी पीछे हटने लगी है। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें स्काई सेट सैटेलाइट से 10 जुलाई को ली गई हैं और आज तक ने एक्सपर्ट्स की मदद से इन तस्वीरों का अध्ययन किया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि चीनी सेना पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 क्षेत्र से फिंगर 5 क्षेत्र की ओर चली गई है। उसके टेंट, नाव और दूसरे साजो सामान कम दिखाई पड़ रहे हैं। भारत शुरू से ही ये कहता रहा है कि चीनी सेना को 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी और फिंगर 8 तक लौटना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद से चीनी सेना को गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A तक पीछे हटना पड़ा था। इसके बाद चीनी सेना गोगरा और हॉट स्प्रिंग से 2 किलोमीटर पीछे चली गई थी। सूत्रों के मुताबिक यहाँ कोर कमांडर स्तर की एक और बैठक जल्द ही हो सकती है, जिसमें सेनाओं के पीछे हटने के हालात की समीक्षा होगी। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर जेएनयू और डीयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। यूजीसी के सेमेस्टर की परीक्षा कराने की अधिसूचना के खिलाफ ये प्रदर्शन था। कई छात्र संघ के छात्रों ने गाइडलाइंस के पेपर को जलाकर अपना प्रदर्शन किया। दरअसल यूजीसी ने निर्देश दिया था कि सभी विश्वविद्यालय को सेमेस्टर एग्जाम करवाएं, जिसके लिए सितंबर तक का टाइम दिया गया है। वहीं छात्रों की मांग है कि पिछले सेमेस्टर के आधार पर इस साल उन्हें अपग्रेड किया जाना चाहिए। बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि पंचायत चुनाव में उन लोगों को न लड़ने दिया जाए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। बालियान ने मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बदलाव करने का वक्त आ गया है। पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। बारिश के बाद इलाके में जल जमाव की वजह से लोगों में नाराजगी थी। जब विधायक मौके पर पहुंचे तो लोगों ने नारेबाजी की। लोगों का गुस्सा भड़का तो विधायक को मौके से बैरंग वापस लौटना पड़ा। नोएडा के होशियारपुर इलाके में एक मकान से पति पत्नी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। ज्यादा दहलाने वाली बात यह रही कि पंखों से लटके शवों के पास 8 महीने का मासूम बच्चा रोता बिलखता मिला। दोनों की मौत को काफी वक्त बीत चुका था क्योंकि शवों से बदबू आनी शुरू हो गई थी। पुलिस के मुताबिक मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। बिहार के रहने वाले इस परिवार ने कुछ दिन पहले ही ये मकान किराए पर लिया था। जोधपुर का एक युवक राष्ट्रपति के साथ अपनी फर्जी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के जुर्म में सलाखों के पीछे पहुंच गया। झूठा रुतबा और सुर्खियां बटोरने के लिए इस युवक ने राष्ट्रपति के हाथों सम्मान पाते किसी दूसरे शख्स की फोटो को एडिट करके अपनी फोटो लगा दी, लेकिन ये फोटो वायरल होने पर पुलिस तक पहुंच गई और जांच में युवक की पोल खुल गई। सूरत में करोड़ों की जमीन के विवाद में बीजेपी पार्षद पर हुई फायरिंग के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पार्षद की हत्या के लिए लंदन से 8 लाख की सुपारी दी गई थी। 6 जुलाई को हुए हमले में बीजेपी पार्षद भरत वघासिया बाल बाल बच गए थे। सूरत में एक महिला ने अपने नवजात बच्चे के साथ नदी में छलांग लगा दी।
आसपास के लोग भी दोनों को बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में महिला को तो बचा लिया गया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का जन्म 20 दिन पहले ही हुआ था और वो अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद महिला उसे लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसने ये कदम उठा लिया। असम में ब्रह्मपुत्र नदी अब हाहाकारी रूप दिखा रही है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से राज्य की तमाम नदियां उफान पर हैं। असम में बाढ़ से 20 जिले प्रभावित हैं। बाढ़ की विभीषिका अब तक 42 की जिंदगी लील चुकी है। शनिवार को कोकराझार और धुबरी जिले में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। असम में करीब 6 लाख लोग बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। तिनसुकिया, गोलाहाट, जोरहाट और डिब्रूगढ़ बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। गुजरात के कच्छ जिले में कल से भारी बारिश जारी है। इसकी वजह से अंजार, गांधीधाम, कांडला और भचाऊ कस्बों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इन इलाकों में सड़कों पर सैलाब देखा जा रहा है, जिसकी वजह से कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क सड़क मार्ग से कट गया है। नेपाल के तराई वाले इलाकों और बिहार में कई दिन से मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। मुजफ्फरपुर में मुख्य बाजार, मोती झील से लेकर स्टेशन रोड और मिठनपुरा तक बाढ़ और बारिश का पानी जमा है। सड़क पर कार और बाइक आधी पानी में डूबी हुई हैं। बागमती पर बना चचरी का पुल बह जाने से कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क शहर से कट गया है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में सियांग नदी अचानक उफान पर आ गई। इससे तेज बहाव में पति पत्नी फंस गए। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई क्योंकि पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम पहुंच गई और रस्सी के जरिए किसी तरह दोनों को खींचकर निकाला गया। देश के तमाम हिस्सों में जब लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं, तब मध्य प्रदेश के रतलाम में बाढ़ के लिए टोटके किए जा रहे हैं। यहां मानसून की बारिश के लिए उप सरपंच को गधे पर बिठाकर घुमाया गया। गांव की पुरानी परंपरा के मुताबिक मान्यता है कि गधे पर बिठाकर घुमाने से अच्छी बारिश होती है।